Hello everyone and welcome back to my channel and sorry for being inactive for few days. So आज का जो वीडियो है हमारा वो एसएससी सीएचएसएल का जो चैप्टर है जो जनरल अवेयरनेस का हिस्ट्री का उसका फर्स्ट चैप्टर को हम रीड आउट करेंगे। फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन हिस्ट्री। Indian history is generally divided into three periods. First one ancient, second one medieval and third one modern. Firstly, let's know about ancient India. The earliest known civilization in India is called Indus Valley Civilization. जो सबसे अर्ली मतलब सबसे पुराना जो civilization है जो कि इंडिया में जाना जाता है वो क्या है? Indus Valley Civilization. This civilization belongs to Chalcolithic age. An age in which weapons and utensils of stone, copper, bronze were in use. ये सिविलाइजेशन कैलकोलिथिक एज को बिलोंग करता है जिस एज में जो वेपन्स और जो यूटेंसिल्स हैं वो किसके बने होते थे? स्टोन, कॉपर, ब्रोंज उसके बने होते थे। एग्जाम्पल Excavations at Harappa, Pakistan and Mohenjo-daro, Sindh, Pakistan, Lothal and Roper so that iron was not in use. जो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं वहाँ पे ये प्रूव होता है कि आयरन यूज़ में नहीं था। जॉन मार्शल सजेस्टेड 3250 to 2750 as the date for this civilization. देखो जॉन मार्शल जो थे उन्होंने 3250 से 2750 को ये डेट को बताया कि ये सिविलाइजेशन का डेट है। द फीचर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेर फर्स्टली इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन था। नंबर 2, पीपल प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड यूज्ड व्हील्ड व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। पीपल जो थे वो क्या प्रैक्टिस करते थे? एग्रीकल्चर, और जो एनिमल्स थे उनको वो डोमेस्टिकेट करते थे मतलब उनको वो पालते थे अपने घर पर, एंड वो व्हील्ड व्हीकल्स को यूज़ करते थे जिनमें व्हील्स होते हैं उन व्हीकल्स को यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। थर्ड नंबर, गोल्ड, सिल्वर एंड आइवरी ऑर्नामेंट्स वेर यूज्ड। ऑर्नामेंट्स क्या के यूज़ होते थे? गोल्ड के, सिल्वर के और आइवरी के। नंबर 4, पीपल वर्शिप ट्रीज, फैलिक स्टोन एंड मदर गॉडेस। जो पीपल थे वहाँ के वो किसको वर्शिप करते थे? ट्रीज़ को, स्टोन्स को और मदर गॉडेस को। 5, आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज वेल डेवलप्ड। जो लिखने का जो ढंग था आर्ट ऑफ राइटिंग वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से डेवलप्ड था। नंबर 6, इट रिजेंबल्स सुमेरियन कल्चर एंड नॉट आर्यन। वो किसको रिजेंबल करता है? सुमेरियन कल्चर को, ना कि आर्यन कल्चर को। नाउ लेट्स नो अबाउट आर्यंस एंड द्रविडियंस. Aryans, according to the generally accepted view, came from Austria-Hungary, first settled in the valley of Kabul River and the Punjab. देखो जो आर्यंस थे वो एक एक्सेप्टेड व्यू ये माना जाता है कि वो ऑस्ट्रिया और हंगेरी से आए हुए थे और वो पहले कहाँ सेटल हुए थे? वैली में, काबुल रिवर के और पंजाब के। दे इम्पोज देयर कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑन द पीपल। उन्होंने क्या किया? अपने जो सिविलाइजेशन है उस पीपल पर अपने कल्चर और सिविलाइजेशन को थोपा कि लाइक तुम्हें यही मानना होगा। उन्होंने इम्पोज किया कि हाँ अब से यही कल्चर और सिविलाइजेशन ही चलेगा यहाँ पर। अनदर कल्चर विच इज़ कंसिडर्ड टू बी ओल्डर देन आर्यन वेर द्रविडियन। पीपल ऑफ साउथ हु स्पोक तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ वेर कॉल्ड द्रविडियंस। दूसरा जो है कल्चर वो जो मतलब आर्यन से भी पुराना माना जाता है वो द्रविडियन है। जो पीपल जो है साउथ के, जो साउथ में रहते थे, जो तमिल बोलते थे, तेलुगु बोलते थे और कन्नड़ बोलते थे, उनको हम क्या कहते थे? द्रविडियंस। नाउ रिलीजियस बुक्स ऑफ हिंदूज, द वेदास। देयर आर 4 वेदास, द ऋग्वेदा, द सामवेदा, द यजुर्वेदा, द अथर्ववेदा। 4 वेद है। तो पहला जो ऋग्वेद है वो सबसे ओल्डेस्ट है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ये चारों रिलीजियस बुक्स में से एक है। द उपनिषद्स, दीज आर फिलोसॉफिकल treatise containing the main ideas which became the basis of the later systems of Hindu philosophy. ये क्या है? फिलोसॉफिकल ट्रीटीज़ है जिसमें कुछ मेन आइडियाज़ हैं जो कि बाद में लेटर सिस्टम ऑफ हिंदू फिलोसॉफी का बेसिस बन गए कि हिंदू फिलोसॉफी किस अकॉर्डिंग चलाना चाहिए, उनके बेसिस बन गए। द एपिक्स, देयर आर 2 एपिक्स, रामायण एंड महाभारत. Both introduced the social and religious institutions of the times.
दो जो एपिक्स हैं वो है रामायणा और महाभारत, और दोनों क्या ये करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं सोशल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को। रामायण वॉज फर्स्ट रिटन बाय वाल्मीकि एंड महाभारत वॉज रिटन बाय वेद व्यास। द पुराण्स, these are 18 in number, ये 18 ही नंबर है। They deal with primary creation, secondary creation, genealogies of gods and rishis, reign of Manu and history of various dynasties। जो पुराण से वो 18 है नंबर में, और वो क्या करते हैं, प्राइमरी क्रिएशन और सेकेंडरी क्रिएशन और गॉड्स के जीनियोलॉजी, ऋषिस के, राइन ऑफ मनु और हिस्ट्री ऑफ वेरियस डायनेसीज को डील करते हैं। ठीक है। नाउ जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। जैनिज्म रियल फाउंडर पारस्वनाथ द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैन हेजियोलॉजी। ये रियल फाउंडर थे पारस्वनाथ। फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल रिलीजन, जो फाउंडर हिस्टोरिकल रिलीजन के थे वो क्या थे, वर्धमान, जो कि उनको महावीरा और जीना भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी रिमेंबर्ड। महावीरा डाइड एट पावा इन मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना। जो महावीरा थे वहाँ कहाँ वो डेथ किए थे, पावा में, जो कि अभी मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना में प्रेजेंट है। एसेंशियल्स ऑफ दिस रिलीजन, attainment of salvation by means of right faith, right knowledge and right action. Number 2, God is not creator but is the fullest manifestation of good. Number 3, both animate and inanimate have soul, no injury to any living being. Number 5th is worship to defined saints. ठीक है। तो ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सबको बस रीड कर लेने से आपका क्लियर हो जाएगा कि इस मतलब रिलीजन का क्या क्या एसेंशियल्स है। नाउ बुद्धिज़्म। फाउंडर गौतमा प्रीच्ड फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ नियर वाराणसी, डाइड एट कुशनगर इन नेपाल। गौतम जो थे वो इसके फाउंडर थे, और उन्होंने कहाँ फर्स्ट प्रीच किया था, सरमन वो सारनाथ में किया था, वाराणसी के सामने जो प्रेजेंट है, और वो कहाँ मतलब डेथ किए थे, कुशनगर जो नेपाल में है। Essentials of Buddhism. Birth is an evil resulting in sorrow. The sorrow can be removed by following 8-fold path: right belief, right action, right speech, right means of livelihood, right exertion, right remembrance, right meditation. ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको याद करना पड़ेगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मे बी कुछ एक्सेप्शंस में ही आ सकता है। नाउ भक्ति मूवमेंट। Founders Ramanuja in the south, Jaydev and Chaitanya in Bengal, Ramanand and Kabir in UP। ये लोग क्या थे, ये लोग वहाँ के फाउंडर थे भक्ति मूवमेंट के। Its aim was to check conversion to Islam। इसमें क्या करते थे कि ये चेक करना था कि कोई जो इंसान थे वो उस टाइम पर कन्वर्ट हो जा रहे थे इस्लाम में, तो ये चेक करना था कि कन्वर्ट मतलब ना हो वो। ठीक है। मिडाइवल इंडिया। इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़। मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के बारे में हम सब ने सुना होगा। ठीक है। कुछ कुछ लाइक मूवीज़ भी आती है उससे रिलेटेड, लाइक डेली सॉप्स भी कुछ कुछ आते हैं जिसमें हमने देखा होगा, मौर्य डायनेस्टी के बारे में हमने सुना होगा कहीं ना कहीं, जो कि जिसका मतलब पीरियड क्या था, 322 BC to 184 BC। चंद्रगुप्त मौर्य, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे उस टाइम के। ये दो जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे उस टाइम के। We get an account of his administration from Kautilya's अर्थशास्त्र and Megasthenes accounts। ठीक है। तो हमको क्या अकाउंट उनके बारे में पता चलता है, कहाँ से पता चलता है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र बुक लिखा गया था उसमें से, और जो मेगास्थनीज का जो अकाउंट है उसमें से। Now the Mauryan Empire was divided into provinces and smaller administrative areas known as aharas or vishayas, corresponding to modern districts. The administration of villages were carried on by the gramikas। ठीक है। तो मौर्यन जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था और स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ में, जिसको बोला जाता था अहाराज और विषयाज, जो कि मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन विलेजेस का था वो किसके द्वारा कैरिड आउट किया गया था, ग्रामिकाज के द्वारा। उनका एक ग्रामिकाज नाम का हुआ करता था, वो जो पद बोलते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस को उसी के द्वारा हम लोग कैरिड आउट करते थे। नाउ अशोका, इनका बर्थ और ये कितना था, 273 BC to 232 BC। आफ्टर हिज फादर बिंदुसार's death, he succeeded to his throne. Nearly 8 years after his coronation, he fought Kalinga War. He won the war,
but renounced it for all times to come. He became a Buddhist and preached Buddhism. A, with the help of edicts. Number B, by making it a state religion. Number C, with propaganda. The Mauryan Empire came to an end due to misgovernment, weak successors of Ashoka, absence of military spirit in the people. देखो, आफ्टर हिज फादर, मतलब बिंदुसार जो थे वो अशोका के फादर हुआ करते थे। तो वो जो उनके फादर थे, वो फादर जब उनके डेथ किए तो अशोका को मिला वो थ्रोन, वो सक्सीड किए उनके बाद। 8 साल बाद वो कलिंग वॉर लड़े। तो कलिंग वॉर में वो जीत तो गए, लेकिन उसके बाद उनको बहुत पछतावा हुआ, जो लॉस हुआ ना उसके बाद, तो वो देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि एक वॉर से इतना सारा, मतलब इतने सारे लोग इफ़ेक्टेड हो सकते हैं उसके बाद। तो उसके बाद वो एक बुद्धिस्ट बन गए और उन्होंने बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करना शुरू किया और उन्होंने एक स्टेट रिलीजन उसको बना दिया विद द हेल्प ऑफ एडिक्ट्स के थ्रू से, मतलब अच्छे से बुद्धिज़्म को सबके लोगों के तक पहुंचाया और विद प्रोपागेंडा। और मौर्यन एम्पायर क्या था वो उसके बाद एंड में आ गया, क्योंकि अशोका के पास बाकी सब वीक सक्सेसर थे उनके, जो कि कंट्रोल नहीं कर पाए उस एम्पायर को, और पीपल में मतलब मिलिट्री स्पिरिट था ही नहीं, और गवर्नमेंट अच्छे से चल नहीं रहा था। गवर्नमेंट ठीक से, मतलब ठीक से क्या बोलेंगे, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उस इलाका को। नाउ कुशन डायनेस्टी 20 AD to 225 AD. Number 1, Kanishka was the greatest king of the dynasty. Number 2, during this period, Indian civilization spread in Central and Eastern Asia. Number 3, Indian art and literature were patronized. Number 4, Buddhism spread far and wide. Number 5, Saivism and Krishna cult developed during this period. कुशन डायनेस्टी जो था उसमें कनिष्का जो था सबसे ग्रेटेस्ट किंग था इस डायनेस्टी का, और इस पीरियड में इंडियन सिविलाइजेशन जो था वो सेंट्रल और ईस्टर्न एशिया में अच्छे से स्प्रेड हो गया था। नंबर 3 जो था उसका था इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर जो था वो पेट्रोनाइज्ड हो गया था उस टाइम पर। बुद्धिज़्म जो था बहुत अच्छे से फार और वाइड, बहुत दूर दूर तक फैला था उस टाइम पर, और सैविज़्म एंड कृष्णा कल्ट जो था वो उस टाइम पर डेवलप हुआ उस पीरियड में। नाउ गुप्ता डायनेस्टी, 3 किंग्स समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त एंड स्कंदगुप्त बिलोंग टू दिस डायनेस्टी। ये जो तीनों किंग्स थे वे बहुत ज़्यादा फेमस थे उस डायनेस्टी के, ठीक है। समुद्रगुप्त वॉज ए स्कॉलर, पोएट, म्यूजिशियन एंड ए कन्क्यूरर कॉल्ड इंडियन नेपोलियन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में आता है कि हु इज़ कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन, ठीक है, या फिर नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो क्या होगा इसमें होगा समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, गुप्ता एम्पायर वॉज एट इट्स हाइएस्ट ग्लोरी ड्यूरिंग हिज पीरियड, ठीक है। जो चंद्रगुप्त जब थे वो हाईएस्ट में सबसे टॉप में पहुंच गया था ये एम्पायर उस टाइम पर, मतलब इतना वो अच्छे से चल रहा था उस टाइम पर कि मतलब वो हाईएस्ट पिक पर था। द चाइनीज़ विजिटर फायान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज राइन, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चाइनीज़ विजिटर फायान थे वो किसके राइन के टाइम विजिट किए थे इंडिया, ठीक है। तो किसके टाइम पर? चंद्रगुप्त। कालिदास द ग्रेट संस्कृत पोएट लिव ड्यूरिंग हिज राइन, और ये भी है कि कालिदास चंद्रगुप्त के टाइम पर ही मतलब रहे थे। स्कंदगुप्त, ही बिट बैक पुष्यमित्राज एंड देन हुन्स नॉमेड हॉर्ड ऑफ सेंट्रल एशिया टू सेव हिज फादर्स किंगडम। स्कंदगुप्त जो थे वो क्या किए थे कि वो पुष्यमित्रा को हराकर और फिर उसके बाद हुन्स को हराकर, जो कि नॉमेड थे सेंट्रल एशिया के, उन्होंने अपने फादर के किंगडम को बचाया था, ठीक। नाउ गुप्ता पीरियड एज गोल्डन एज, इट इज़ कॉल्ड गोल्डन पीरियड बिकॉज देयर वॉज पॉलिटिकल यूनिटी, ठीक है। इसको गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है गुप्ता पीरियड को? क्योंकि क्या हुआ था उस टाइम पर? पॉलिटिकल यूनिटी था, जो पीपल थे उनके मतलब पीपल जो थे उनके बीच वो यूनिटी था। टैक्सेस वे लाइट, लॉज एंड पनिशमेंट वे माइल्ड, जो टैक्सेस देने पड़ते थे वो कम थे, और जो लॉज और पनिशमेंट थे वो भी कम ही थे, माइल्ड थे, मतलब इतने ज़्यादा नहीं दिए जाते थे पनिशमेंट्स। नंबर 3, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़्म एंड टॉलरेंस ऑफ अदर रिलीजन्स। हिंदुइज़्म उस टाइम पर अच्छे से रखा जाता था और अदर रिलीजन्स को भी उतना ही दिया जाता था। नंबर 4, देयर वेर मेनी ग्रेट राइटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। कालिदास, हरिशेवा, अमर सिंह एंड विशाखदत्ता वेर ग्रेट राइटर्स ऑफ दिस पीरियड। तो इस टाइम बहुत सारे ग्रेट राइटर्स हुआ करते थे
Number 5, science progressed. Bahamir, Brahmagupta, the scientist, and the Dhanvantri, the physician lived during this period. साइंस भी इस टाइम पर प्रोग्रेस करने लगा और बहुत तरह के जो साइंटिस्ट थे, जो कि साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, इस टाइम पर वो लोग रहे थे. Trade with foreign countries flourished. Forts were Broch, Tamralipati, Calicut and Cochin. ट्रेड जो था फॉरेन कंट्रीज़ के साथ वो भी बहुत अच्छे से चलने लगा उस टाइम पर. फाइन आर्ट्स लाइक आर्किटेक्चर, मेटलर्जी, स्कल्पचर एंड म्यूज़िक डेवलप्ड. उस टाइम पर फाइन आर्ट्स जो थे जैसे कि आर्किटेक्चर, मेटलर्जी, स्कल्पचर और म्यूज़िक वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगे. नाउ अजंता, एलोरा पेंटिंग्स बिलोंग टू दिस पीरियड. जो अजंता हम सुनते हैं पेंटिंग्स, उसके बाद एलोरा पेंटिंग्स जो सुनते हैं हम, तो ये इसी पीरियड में बनाए गए थे. Education progressed a lot. Universities like Nalanda, Takshila, Sarnath and Ujjain were established. इस टाइम पर जो एजुकेशन था वो भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ लाइक नालंदा जो था, तक्षशिला, सारनाथ, उज्जैन ये सब स्टैब्लिश हुए थे. Hindu colonies were founded in Java, Sumatra etc. हिंदू कॉलोनी जो थे वो जावा में, सुमत्रा में पाए गए थे. About social life, Fayan wrote, there was peace and prosperity, free hospitals, very little use of meat, wine and garlic, caste system existed and Chandals were punished severely. Women's position was not good though they enjoyed freedom. देखो फ़ायान सोशल लाइफ के बारे में फ़ायान ने क्या लिखा था, जो आए थे इस टाइम पर चाइना से, उन्होंने लिखा था कि वहाँ पीस था और प्रॉस्पेरिटी था, वह शांति था और बहुत अच्छे से मतलब सब लोग अच्छे से रह रहे थे, पैसे वैसे बहुत अच्छे से अवेलेबल थे. हॉस्पिटल्स फ्री थे, बहुत कम यूज़ किया जाता था मीट का, वाइन का और गार्लिक का. जो कास्ट सिस्टम था वो भी एग्जिस्ट करता था और चंडाल्स जो थे वो पनिश किए जाते थे, बहुत अच्छे मतलब बहुत गंदे तरीके से उनको पनिश किया जाता था. वोमेंस पोजीशन वाज नॉट गुड दो दे एन्जॉयड फ्रीडम. वोमेन का जो पोजीशन था वो भले ही अच्छा नहीं था बट वो फ्रीडम एन्जॉय कर पाते थे, वो उनको वो फ्रीडम दिया जाता था. हर्षवर्धन 606 to 647 AD. Harshvardhan, the last great Hindu king, conquered Bengal and Malwa and ruled the whole of northern India except Kashmir. देखो हर्षवर्धन जो थे वो लास्ट ग्रेट हिंदू किंग थे जो कि बंगाल, मालवा और होल मतलब नॉर्दर्न इंडिया को, उन्होंने पूरे नॉर्दर्न इंडिया को रूल किया था कश्मीर को छोड़कर. ही पेट्रोनाइज्ड लर्निंग. बाणभट्ट हु रोट हर्षचरिता, जयसेनायण, हरिदत्ता वेर द राइटर्स ऑफ दिस पीरियड. जो इस टाइम पर उन्होंने लर्निंग को बहुत पेट्रोनाइज कर दिया था. बाणभट्टा जिन्होंने हर्षचरिता लिखा था, जयसेना और हरिदत्ता जो थे वो राइटर्स थे इस ये के पीरियड के. देयर वॉज नो पुर्दा बट ससी सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट. फ्री हॉस्पिटल्स वर ओपनड. ह्यून सैंग ए चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस रूल. देखिए ये भी है कि ह्यून सैंग जो थे, देखो फ़ायान जो था वो किस टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त के टाइम पर, राइट. बट जो ह्यून सैंग था वो भी एक चाइनीज़ पिलग्रिम था बट वो कब आया था, हर्षवर्धन के टाइम. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि फ्री हॉस्पिटल ओपन किए गए थे बट सस्ते सिस्टम प्रिवलेंट था अभी भी और उन्होंने भी इस टाइम पर विजिट किया था इंडिया. नाउ द राजपूत्स 650 to 1200 AD. They dominated the political scene for nearly 500 years. Prithviraj Chauhan, Jaychand, King Bhoja and Rana Pratap were important Rajput rulers. During the Rajput rule, India remained free from foreign invasions. Caste system was rigidly followed. Fortresses and temples in MP, Bhubaneswar in Odisha, Sun Temple at Konark, Jagannath Temple at Puri, Dilwara Jain Temple at Mount Abu were built. Mr. Abu Jaydev was a great poet of the period and wrote Gita Govinda. देखो इस टाइम पर राजपूत रूल के टाइम पर इंडिया क्या था, इंडिया पर फॉरेन इन्वेजन्स नहीं हो सकते थे. कास्ट सिस्टम बहुत रिजिडली फॉलो किया जाता था. फोर्ट्रेस और टेम्पल्स भी उस टाइम पर बनाए जाते थे, जैसे कि भुवनेश्वर इन ओडिशा में फोर्ट्रेस बनाया गया था, सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल जो अभी हम जाते हैं पुरी में, दिलवारा जैन टेम्पल, माउंट आबू, ये सब बनाया गया था. और मिस्टर अबू जयदेव जो थे वो ग्रेटेस्ट पोएट थे उस टाइम पर और उन्होंने क्या लिखा था, गीता गोविंदा.
Other dynasties. Chalukyas ruled Deccan from 450 to 1189 AD. चालुक्यास जो थे उन्होंने डेक्कन पर रूल किया था 450 से 1189 AD तक. The Pallavas ruled over Telugu and Palghat district. Narasimha Varman was the most important ruler of this dynasty. जो पल्लवास थे उन्होंने किस पर रूल किया था? तेलुगु और पालघाट डिस्ट्रिक्ट में. और नरसिम्हवर्मन जो थे वो इम्पॉर्टेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के. नाउ द पांड्या डायनेस्टी. द चोला डायनेस्टी रूल्ड ओवर मद्रास एंड सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका. Art and literature flourished in temples which were assembly halls. New cities were constructed. The Brihadiswara temple was built by Raja I. चोला डायनेस्टी जो था वो कहाँ पे रूल किया था? मद्रास और सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका. ठीक है. आर्ट और जो लिटरेचर था वो कहाँ फ्लोरिस्ड हुआ था? वो फ्लोरिस्ड हुआ था, असेंबली हॉल्स बनाया गया था उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा फ्लोरिस्ड था. न्यू सिटीज़ जो थे वो बनाए गए थे. फिर बृहदेश्वरा टेम्पल जो था वो बनाया गया था राजा राज वन के थ्रू. नाउ मुस्लिम पीरियड. स्प्रेड ऑफ इस्लाम. प्रॉफेट मोहम्मद led the foundation of Islam. Born in 570 AD in Mecca, he taught, pray to God 5 times a day, observe fasts and undertake Hajj. Quran is the best guide for life. Idol worshipping is to be condemned. He did not believe in non-violence. जो प्रॉफेट मोहम्मद थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस्लाम के फाउंडेशन को उन्होंने स्टार्ट किया. ठीक है. और वो कब जन्म लिए थे? 570 AD में इन मक्का. ठीक है. और वहाँ पे उन्होंने क्या सिखाया कि गॉड को 5 टाइम्स ए डे हमें प्रे करना चाहिए. और उन्होंने क्या कहा कि फास्ट को हमें फास्ट रखना चाहिए और अंडरटेक हज. कुरान जो है वो बेस्ट गाइड है हमारे लाइफ को लेकर. आइडल वर्शिपिंग इज़ टू बी कंडेम्ड, मतलब आइडल वर्शिपिंग हमें नहीं करना चाहिए. ही डिड नॉट बिलीव इन नॉन वायलेंस, वो नॉन वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे. सुल्तान महमूद ऑफ गजनी 1997 AD to 1030 AD. He attacked India 17 times with the twin purpose of spreading Islam and looting the wealth of India. He repeated attacks weakened the Rajput, desecrated the temples and Indian art and culture, suffered a setback. He destroyed Somnath temple in 1026 AD. He was a patron of art. Al-Biruni and Firdoshi were famous scholars in his court. सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी जो थे उन्होंने 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किया. और इस इन दो पर्पस के साथ कि पहला उन्होंने इस्लाम स्प्रेड करना था इंडिया में और दूसरा उन्हें इंडिया का वेल्थ को लूटना था. और उनका बार बार अटैक करने पर वो क्या वीकेंड हो गया? राजपूत वीकेंड हो गया. और जो इंडियन कल्चर और आर्ट था वो एक सेटबैक सफ़र किया. और उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था सोमनाथ टेम्पल को 1026 में. वो एक पैट्रन ऑफ आर्ट थे. अल-बिरूनी और फिरदौसी जो थे वो बहुत फेमस स्कॉलर्स थे उनके कोर्ट में. मोहम्मद गोरी. ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनियन इन इंडिया. Like a good statesman, he knew that the Hindus were weak and Rajputs were fighting among themselves. He took advantage of the situation. उन्होंने क्या किया? मुस्लिम डोमिनियन इन इंडिया, मुस्लिम डोमिनेशन जो हुआ वो उन्होंने उसको स्टार्ट किया. ठीक है. और उनको और इनका मतलब लाइक गुड स्टेटमेंट्स, उनके एक चीज़ उनको अच्छे से पता था कि हिंदू जो थे वो वीक थे उस टाइम पर और जो राजपूत थे वो अपने आप में ही लड़ रहे थे हर टाइम आपस में ही. तो उन्होंने इस चीज़ का एडवांटेज लिया और उन्होंने अटैक कर दिया इंडिया पर. Why did the Muslim rule succeed in India? There was no strong central government in India. इंडिया में जो था वो कोई strong central government था ही नहीं उस टाइम पर. The Rajputs lacked political unity. They were quarreling among themselves. जो राजपूत से वो क्या लैक करते थे? पॉलिटिकल यूनिटी उनमें था ही नहीं और वो आपस में ही लड़ते रहते थे. द मुस्लिम्स वेर ऑर्गेनाइज्ड इन ए बेटर मैनर. वो क्या थे? आपस में अच्छे से जुड़कर अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में साथ में जुड़े हुए थे सब कोई. उनके मतलब मुस्लिम सोल्जर्स वेर मोर एंथुजियास्टिक बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन एंड बिकॉज दे यूज टू गेट द शेयर ऑफ द लूट. मुस्लिम सोल्जर जो थे वो लोग ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे
क्योंकि उनके जो बिकॉज ऑफ द रिलीजन, और सेकंड क्यों था, उनको शेयर ऑफ द लूट भी मिलता था लूट करने के बाद. स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म हैड मेड द मासेस indifferent to war. Lastly, the defense of the country was to be the duty of Kshatriyas only. बुद्धिज़्म जो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म था वो बहुत ज़्यादा लड़ाई, वो क्या हुआ, वो लड़ाई करने लगा, उसके चलते लड़ाई होने लगी. और लास्टली क्या हुआ कि जो डिफेंस ऑफ कंट्री जो था वो ड्यूटी किसका बनने लगा, क्षत्रिय का ओनली. द सल्तनत ऑफ दिल्ली 1206 AD to 1526 AD. The slave dynasty. It ruled from 1206 to 1290. ठीक है, उसमें कहाँ से कहाँ तक रूल किया था उन्होंने, 1206 से 1290 तक. It was founded by Qutbuddin Aibak, the slave of Muhammad Ghori. The other sovereigns of this dynasty were Iltutmish, Rajia and Balwan. ठीक है, तो इस किसके द्वारा ये फाउंड किया गया था स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो स्लेव थे मोहम्मद गोरी के. कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया. ही स्टार्टेड द बिल्डिंग ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली. ही डाइड वाइल प्लेइंग पोलो. उन्होंने क्या किया था, वो फर्स्ट मुस्लिम किंग इंडिया के थे और उन्होंने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया था कुतुब मीनार, और उस टाइम और पोलो खेलते खेलते उनका डेथ हो गया था. नाउ शमसुद्दीन Iltutmish was the slave of Qutbuddin Aibak. He was able ruler and completed the work of his master. देखिए, वो स्लेव किसके थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के, जो इल्तुतमिश थे, और वो एक एबल रूलर थे और उन्होंने अपने जो मास्टर का जो वर्क था उसको कंप्लीट किया. रजिया बेगम, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश एंड वाज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी टू रूल इंडिया. But the Pathans of her court considered it below their dignity to obey her. She married Jamaluddin Ayyubak and both of them were murdered. देखो, जो डॉटर थी रजिया बेगम कौन थी, वो डॉटर थी इल्तुतमिश की, और वो फर्स्ट मुस्लिम लेडी थी जिन्होंने इंडिया को रूल किया था. बट जो पठान्स थे उसके कोर्ट के, उस लोग अपने मतलब इज्जत के नीचे इसको मानते थे कि एक लड़की का बात हम क्यों सुने, उसकी बातें हम क्यों माने. ठीक है, तो इसीलिए जब उन्होंने शादी की जमालुद्दीन अय्यूबक से, तो उन दोनों का मर्डर कर दिया गया कम एज में ही, ताकि वो उनकी इज्जत, ताकि वो रूल ना कर पाए उनकी कंट्री को. बलबान became the ruler in 1266 AD. He suppressed Mewa's lawlessness. He was a great ruler and saved the Muslim rule in India. बलवान जो था वो रूलर कब बना था, 1266 में, और वो सप्रेस्ड किया मेवात का लॉलेसनेस को, और वो एक ग्रेट रूलर था और उसने मुस्लिम रूल को सेव किया इंडिया में. नाउ खिलजी डायनेस्टी 1290 AD to 1320 AD. Alauddin Khilji was the most important ruler of this dynasty, a very strict and capable ruler. Harsh particularly towards Hindus, he attacked Mewar to get Rani Padmini. जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के. वो बहुत स्ट्रिक्ट और कैपेबल रूलर थे, और वो हार्श थे किसके ऊपर, हिंदूज़ के ऊपर, और उन्होंने मेवार पर अटैक किया था ताकि वो रानी पद्मिनी को पा सकें. तुगलक डायनेस्टी 1320 AD to 1412 AD. Two important rulers of this dynasty were Muhammad Tughlaq and Firoz Tughlaq. Muhammad Tughlaq acted in a foolish manner in some cases. He was a lover of art and poetry. He transferred his capital from Delhi to Daulatabad and introduced token currency. मोहम्मद तुगलक जो थे वो कुछ चीज़ों में फ्लिश मतलब मैनर में एक्ट किए, और वो क्या थे, उनको आर्ट और पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद था, और उन्होंने अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक किया, दिल्ली से दौलताबाद तक, और उन्होंने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया. फिरोज़ तुगलक who became sultan in 1351 AD was a patron of arts and literature. जो फिरोज़ तुगलक थे वो सुल्तान बने 1351 AD में, जो कि आर्ट और लिटरेचर के पेट्रोन थे. लोधी डायनेस्टी 1477 to 1526 AD. Ibrahim Lodi became Sultan in 1517 AD. He was a headstrong and irritable man. He died while fighting against Babur in the first battle of Panipat. इब्राहिम लोदी जो थे वो सुल्तान कब बने, 1517 AD में, और हेड स्ट्रॉन्ग एक इरिटेबल मैन थे. वो हेड स्ट्रॉन्ग भी थे बट इरिटेबल भी थे. वो कब डेथ किए थे, वो बाबर के जब फाइट कर रहे थे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, उनकी मौत हो गई थी. मुगल डायनेस्टी 1526 AD to 1540 AD. Babur became the king of Fargana
At the age of 12, by winning the Battle of Panipat in 1526 AD, he became the ruler of Delhi. He was the founder of Mughal rule in India. जो मुग़ल रूल जो फाउंड किया था वो कौन था? बाबर ने किया था, और वो एक 12 मतलब एज में वो किंग बन गए थे, और उन्होंने जीतकर रूल किया था दिल्ली को। पानीपत की लड़ाई को जीतकर 1526 में वो दिल्ली के रूलर बने थे। Humayun sat on the throne of Agra in 1530. Soon he lost the throne both at Agra and Delhi. After the Battle of Kannauj, he recaptured Delhi in 1556. हुमायूं जो थे वो कहाँ पे बैठे हुए थे? आगरा के थ्रोन पर 1530 में, और कुछ दिन बाद उन्होंने क्या किया कि वो थ्रोन उनसे छीना गया, और आगरा और दिल्ली दोनों का थ्रोन उनसे छीना गया जब आफ्टर द बैटल ऑफ कन्नौज का बैटल हारने के बाद उनको दोनों थ्रोन छीना गया। बट उन्होंने फिर से रिकैप्चर किया दिल्ली को 1556 में। नाउ सूरी डायनेस्टी 1540 to 1555 AD. Sher Shah Suri was deputy governor of Bihar before he defeated Humayun in the Battle of Kannauj and became ruler of Agra and Delhi. He established a sound system of administration and believed in the policy of religious tolerance. शेर शाह सूरी जो थे वो डेप्यूटी गवर्नर थे बिहार के, जबकि उन्होंने हुमायूं को उससे पहले वो डेप्यूटी गवर्नर थे जब उन्होंने हराया हुमायूं को बैटल ऑफ कन्नौज में, और वो रूलर बन गए आगरा और दिल्ली के। और उन्होंने एक अच्छा सा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश किया, और उन्होंने बिलीव करते थे पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन में। मुगल डायनेस्टी 1555 AD to 1857 AD. Akbar inherited throne from Humayun in 1556. His empire covered the whole of India. ठीक है, अकबर जो थे उनको हुमायूं के बाद वो थ्रोन मिला था, और उनका जो एम्पायर था वो पूरा इंडिया, होल ऑफ इंडिया को वो कवर करता था। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। उन्होंने बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया। ही फाउंडेड ए न्यू रिलीजन, दिन इलाही। ही ऑल्सो फाउंडेड फतेहपुर सिकरी। उन्होंने एक नए रिलीजन को फाउंड किया जिसका नाम था दिन इलाही, और उन्होंने फतेहपुर सिकरी को भी फाउंड किया। जहांगीर ascended throne in 1605 at Agra. He married Noor Jahan. He was a stern administrator and a patron of arts. जहांगीर जो थे उन्होंने उसके बाद उस थ्रोन को लिया 1605 में, और उन्होंने नूर जहाँ से शादी की थी। ही वॉज ए स्टर्न एडमिनिस्ट्रेटर एंड ए पैट्रन ऑफ आर्ट्स। वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, और वो उनको मतलब आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद था। शाहजहाँ द थर्ड सन ऑफ जहांगीर ascended the throne in 1628 AD. He married Mumtaz in 1612. He was a great builder. Taj Mahal, Musalman Burj and Moti Masjid in Agra, Red Fort and Dama Masjid in Delhi owe their existence to him. जो शाहजहाँ थे वो थर्ड सन थे जहांगीर के, और उन्होंने वो थ्रोन कब लिया? 1628 AD में, और उन्होंने मुमताज़ से शादी की थी 1612 में। वो बहुत अच्छे बिल्डर थे। उन्होंने ताजमहल, मुसलमान बुर्ज और मोती मस्जिद आगरा में बनवाई थी, रेड फोर्ट इन जामा मस्जिद, ये सब उन्होंने बनवाई थी। औरंगजेब ascended the throne in 1658. He conquered the whole of Hindustan and included it in the मुग़ल एम्पायर। औरंगजेब जो थे उन्होंने 1658 में थ्रोन को हासिल किया, एंड आफ्टर दैट हासिल करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसे मुग़ल एम्पायर में कंबाइन कर लिया। ही वॉज ए डिप्लोमेट एंड कैपेबल जनरल। वो क्या थे? एक डिप्लोमेट थे और कैपेबल जनरल थे। ही इम्पोज जिजिया ऑन द हिंदूज़ एंड एनकरेज द हिंदूज़ टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम। उन्होंने इम्पोज किया जिजिया ऑन द हिंदूज़, और हिंदूज़ को एनकरेज किया इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए। ही बैंड म्यूज़िक एंड डांसिंग। उन्होंने डांसिंग और म्यूजिक को मना कर दिया था, बैन कर दिया था। बहादुर शाह II ascended the throne in 1837. He became Emperor of India in 1857. After the failure of 1857 War of Independence, he was deposed and deported to Rangoon. With him ended the Mughal dynasty. बहादुर शाह II जो थे उन्होंने थ्रोन लिया था 1837 में,
और वो एम्पायर ऑफ इंडिया बन गए थे 1857 में। बट जब फेल्योर हो गया 1857 का वॉर, तो उन्हें डिपोज्ड कर दिया गया और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया रंगून पे, और उनके साथ ही मुग़ल डायनेस्टी का एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में, जो हमने पढ़ा था 3 पार्ट्स में इंडिया के हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो मॉडर्न इंडिया को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। If you like my video, please like, comment and share as much as you can, and please subscribe to my channel and support me in this journey. Thanks for watching.